नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात, अयोध्या में बसपा सुप्रीमो मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन के ऐलान के बाद दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। बता दें कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से आयोजित दिव्य दक्षिण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देश के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र पहुंचे। ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की अध्यक्षता में रखा गया था। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद श्री प्रताप शुक्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी समेत देश के कई मंत्री, सांसद और न्यायाधीश उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में न्यूज वन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र शर्मा को बतौर विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया और उन्हें भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट की, साथ ही फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए लगातार देश और प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में बेशर्मी से झूठ बोला है। देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आज उसी बेशर्मी को अंडरलाइन करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल को गाली देने के लिए सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच कराएगी, जिससे सच सबके सामने आ सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसने न जाने देश में कितनी मौतें हुई। देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में 15 अप्रैल के बाद से 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे, उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई थी। दिल्ली में मैं ऑक्सीजन का मैनेजमेंट देख रहा था, मैं सरकार में काम कर रहा था। मैं जानता हूं कि किस तरह से मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस भरे हुए थे हॉस्पिटल के चीफ के, उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के, डॉक्टर्स के, अटेंडेंट्स के, परिवारों के, पेशेंट्स के, कि साहब हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमारा आदमी ऑक्सीजन के बिना मर जाएगा, हमारे को ऑक्सीजन दे दीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ 4 सरकारी अस्पतालों में मैं खुद खड़े होकर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था। और केंद्र केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, केवल इस बात को छिपाने के लिए कि उन्होंने ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा किया इस देश में, 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की नीतियां बदली और जिसकी वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष बहस से भाग रहा है। संसद में सरकार ने साफ कर दिया है कि हम किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। संसद में मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पेगासस जासूसी मामले में लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर और संसद चलने नहीं दे रहा। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। मैम, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है, संसद चल ही नहीं पा रही। पेगासस में जासूसी का आरोप लगा रहा कि सरकार जानबूझ करके विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों की जासूसी करवा रही। विपक्ष स्वयं बहस से भाग रहा है। संसद के अंदर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हर मुद्दे पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिसके अंदर कोई खोट नहीं है वो इस तरह के हम भागने वाले नहीं हैं। मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहती हूँ कि आज़ादी के बाद पहला ऐसा पार्लियामेंट में दृश्य देखने को मिला जब नए सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल होकर के पार्लियामेंट में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी परिचय करवाना चाहते थे। मुझे उस समय इतना कष्ट हुआ। बड़ी मात्रा में महिला शक्ति हमारी गई, बड़ी मात्रा में ओबीसी के लोग आए, अनुसूचित समाज के आए और आदिवासी लोग। मुझे लग रहा है कि विपक्षियों को ये हजम नहीं हुआ।
कम से कम पार्लियामेंट में परिचय होता है ना, उनके क्षेत्र के लोग, उनके समाज के लोग निगाह रखते हैं कि हमारे सांसद का, मंत्री का परिचय हो रहा है पार्लियामेंट के। और एक वो ऐसा स्थान है जहाँ से पूरे देश में संदेशा जाता है, पूरे देश के लोग देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उस दिन जो हुआ, मुझे बहुत कष्ट हुआ था कि समाज के लोग वहाँ पहुँचे हैं। समाज के लोग चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वहाँ पहुँचा है, पार्लियामेंट के अंदर उनका परिचय होता। बड़ी मात्रा में पहली बार 11 महिलाएं मंत्री परिषद में हैं, ओबीसी के 27 लोग। क्या उन लोगों के परिवारों को, उन लोगों के समाज के लोगों को पार्लियामेंट में उनका परिचय होना आवश्यक नहीं था? दुर्भाग्य इस देश का। यह विपक्ष तो पहली बात है भी नहीं, विपक्ष किसी मुद्दे पर तैयार नहीं है। कृषि पर हम तैयार हैं, अभी जासूसी का जो आरोप जानबूझ करके पार्लियामेंट आज शुरू नहीं, कल से शुरू कर दिया, जानबूझ करके विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि पार्लियामेंट चलने ही नहीं देना, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, बहस के लिए मुद्दे नहीं है, तो पार्लियामेंट नहीं चलने देना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थी साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने साफ गोई से तमाम मुद्दों पर बात किया और साफ तौर पर कहा कि राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, अस्मिता के प्रतीक हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राम को माने या ना माने, लेकिन कम से कम राम के आदर्शों का अनुकरण जरूर करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा के एमसीडी ने ऑर्डर निकाला है कि वह उन बच्चों को राशन नहीं देगी जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने बच्चों का राशन रोका हुआ है और जब बांटने को तैयार हुए तो इन्होंने ऐसी अमानवीय शर्त जोड़ दी है, शायद वह भूल गए हैं कि दिल्ली के सबसे गरीब बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे ही एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 3 लाख बच्चे एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं। इसमें से 40 से 50% बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों के पास न तो स्मार्टफोन है और न ही इंटरनेट की व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी ने इस शर्त को हटाकर सभी बच्चों में राशन बांटने की मांग की है। वहीं राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान जयप्रकाश निषाद ने कहा कि मैं पार्टी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज पर भरोसा जताया है, एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम नजदीक आते ही तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से जातीय समीकरणों को साधने की कवायद में लगे हैं। इसी कड़ी में कहीं बीएसपी ब्राह्मण समाज को लामबंद करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी छोटी छोटी जातियों को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको मछुआरा समाज का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। कितनी बड़ा दायित्व मानते हैं, खास करके जब महज कुछ दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ का अध्यक्ष भी बन के काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। कोई दायित्व तो छोटा और बड़ा नहीं होता है, बस उस दायित्व को समझने वाला छोटा बड़ा अपने आप को समझता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व क्षमता है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस समाज के ऊपर विश्वास जताया है, और मैं सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूँ और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से अपने समाज की ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी इतना बड़ा पद सौंप करके विश्वास जताने का काम किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे ऊपर जितना भरोसा जताया है उसमें खरा उतरने का प्रयास करूँगा। हाल के समय में निषाद पार्टी की तरफ से नाखुशी जाहिर की गई, कई ऐसे बयान भी आए, एक तरह से मोल तोल करने की कोशिश की गई, और उसी वक्त जब कैबिनेट एक्सपेंशन की बात की जाती है उत्तर प्रदेश में, तभी आपको यहाँ संयोजक नियुक्त किया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा जब भी पार्टी भागीदारी किसी एक समाज को नहीं देती है, पार्टी सर्व समाज, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसमें कहीं कोई एक जाति की बात आती ही नहीं है। ये तो पूरे समूचे समाज के लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज एक बूथ का कार्यकर्ता भी
इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जैसा कि पूर्व में देखने को मिला है। आज वर्तमान में भी यही हालात है। आज देखिए, सबको ऐसा नहीं है, हर समाज को भागीदारी देने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें ठेकेदारी नहीं बल्कि भागीदारी चलेगी, और उसी भागीदारी के लिए बीजेपी अलग अलग सदस्यों को अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी भी बांट रही है, ताकि किसी भी तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स से अपने आप को बचा सके। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर केंद्र के बयान पर दिल्ली सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ऑक्सीजन से हुई मौतों का सही आंकड़ा सामने न आए, इसलिए केंद्र सरकार ने एलजी द्वारा दिल्ली सरकार की बनाई गई समिति को भंग करवाई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें, केंद्र सरकार का यह कहना पूरी तरह गलत है कि ऑक्सीजन संकट से किसी की भी मौत नहीं हुई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल किया कि अगर ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई थी तो अस्पताल ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट क्यों जा रहे थे। साथ ही उन्होंने केंद्र को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के जले पर नमक न छिड़कें जिनके परिवार में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है। नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज़ कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज़ नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जिट डेटा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एमनेस्टी संस्था और फ्रेंच मीडिया कंपनी फॉरविडेन स्टोरीज द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों की जासूसी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इजरायली निगरानी स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से जासूसी रैकेट चला रही है। साथ ही कहा कि विकास के लिए तथाकथित गुजरात मॉडल की बात करने वाले लोग आज सरकार में बैठकर गुजरात का जासूसी मॉडल और अपना 50 साल सत्ता में रहने का दावा कर रहे हैं। ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस उद्देश्य से कहां किया जा सकता है। तो ये मुझे बताते बड़ी हैरानगी होती है। स्वयं से जब ये कंपनी एनएसओ जो ग्रुप सिटीजन लैब्स जो कि मंक स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को स्पष्ट रूप से ये कहता है कि इसका प्रयोग केवल और केवल कानून की सुरक्षा, अपराध या आतंकवाद की सुरक्षा को लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं, और केवल ये सॉफ्टवेयर सरकार को दिया जा सकता है, यानी कि देश से देश की सरकार को दिया जा सकता है। ये जानना। वह संगीत की दुनिया का जाना माना नाम रविंद्र सिंह, जिनकी मखमली आवाज का हर कोई दीवाना है। गायक रविंद्र सिंह फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है, कई म्यूजिक एल्बम उनके खासे हिट भी रहे हैं। एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल गायक और एक बेहतरीन प्रोड्यूसर के रूप में रविंद्र सिंह ने अपनी पहचान बनाई है, और इन्हीं से न्यूज़ 1 इंडिया ने आज खास बातचीत की है। सुनिए। आज आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने मुफलिसी से सफलता के एक पायदान तक सफर तय किया है। सिंगिंग स्टार रविंद्र सिंह जी की। रविंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो सर न्यूज़ 1 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपके साथ, आपका जो सफर है, कहते हैं बहुत मुफलिसी के दौरान आपने अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में आपने बहुत सारी समस्याओं को फेस किया और आज सफलता किस मुकाम पर है, इसका श्रेय किसको और कैसे सफर शुरू हुआ? सबसे पहले मैं अपने न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों को
धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे आपके रूबरू होने का मौका मिला। और जहाँ तक श्रेय, मेरी सफलता का श्रेय किसको जाता है, ये एक सच्ची लगन और कहते हैं ना कि एक आप जज्बा होता है कुछ बनने का, ये मेरा जज्बा था, एक सच्ची लगन थी और दोस्तों का प्रोत्साहन था, एनकरेजमेंट था। उसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और जो भी मैं सिंगिंग करता हूँ मुझे लोग इंस्पायर करते हैं, मुझे बहुत उससे एनकरेजमेंट मिलता है। तो इट क्रेडिट गोज़ टू माय म्यूज़िक लवर्स, माय फ्रेंड्स एंड माय डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टुवर्ड्स माय म्यूज़िक पैशन। मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा, कुछ आपके बारे में सुना, कहते कि एक पनिशमेंट सिंगर से आप एक प्रोफेशनल सिंगर तक का सफर आपने तय किया। वो क्या थी कहानी, कुछ हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर कीजिए। वाह, आपने तो मेरे बारे में सारी रिसर्च की हुई है। ये जो मेरा जो हादसे कहते हैं, जो मेरी इंसिडेंट थी बचपन की गाने की, ये मैंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में दोहराई है। आज मैं आपके साथ बड़े क्लियरली इसको दोहराता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमारे ख़ानदान में किसी ने गाने के बारे में, फिल्मों में काम करने के बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। काम करने की तो बात बहुत दूर तक रही। तो स्कूल टाइम्स में हम लोग टीचर के डर के मारे स्कूल जाते ही नहीं थे, क्योंकि मालूम है स्कूल जाएंगे, होमवर्क नहीं किया, मारेगा पीटेगा। और हम जब स्कूल नहीं जाते थे तो वो हमारा इंतज़ार करता था कि नेक्स्ट डे तो आएगा। तो उनको टीचर्स को किसी तरह कुछ इंडिकेशन मिला कि ये थोड़ी बहुत गाता है। तो एक टीचर उनमें बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा क्या है इसको मारना पीटना, इससे गाना गवाते हैं, और वो भी डेस्क पर खड़ा होकर के। तो वो मेरे को पनिशमेंट, एज ए पनिशमेंट मुझे डेस्क पर खड़ा कर देते थे और सबके सामने वो कहते थे गाओ। तो मैं उस समय पुराने गाने चलते थे, वो जाने जा ढूंढता फिर रहा। अब वो हमारे जो स्टूडेंट थे, दोस्त थे, उनको भी अच्छे लगे, टीचर्स को भी अच्छे लगे। बट ये शौक़ जो है ना, जो स्कूल टाइम तक रहा, उसके बाद घर की स्ट्रगल, घर गृहस्थी की। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वन इंडिया के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे उस जादुई और मखमली आवाज के एक बड़े सिंगर रविंद्र सिंह जी। इनके जीवन के तमाम पहलुओं से हमने आपको मुखातिब कराया, लेकिन अब इंटरव्यू अब यहीं से खत्म हो रहा है। अपने सहयोगी लोकेश के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने के लिए केशवपुरम इलाके में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास स्थित दीवारों का सौंदर्यीकरण कर दीवार पर चित्रकला कर लोकार्पण किया है। इस मौके पर केशवपुरम चेयरमैन योगेश वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली के हौज खास इलाके में नॉर्थ ईस्ट की कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़कियां कुछ लड़कों का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उन्हें झाड़ लगाती नजर आ रही है। आरोप है कि लड़कों के एक ग्रुप में इन लड़कियों से एक रात का रेट पूछा, जिससे आक्रोशित लड़कियों ने मंचलों को जमकर झाड़ा और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। हम तो नहीं देना, हम तो क्या वहीं पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में निर्माणाधीन इमारत में फ्लैट देखने के दौरान एक ज्वेलर्स और उसके दोस्त की निर्माणाधीन इमारत की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक राजेश रस्तोगी कृष्णानगर इलाके में ज्वेलर्स का काम करते थे और इलाके में बन रही एक निर्माणाधीन इमारत में फ्लैट देखने के लिए अपने दोस्त के साथ गए थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। बिल्डिंग से ये बताया लोग कि यहाँ से गिर गए और दिन की घटना ये समझ में नहीं आ रहा था गिर कैसे गए। 2 जने बता रहे हैं 2 जने गिरे। तो पुलिस का मामला है, क्या जांच करे। तो कुछ अभी साफ नहीं हो पाया कि किस तरह गिरे या क्या नहीं हुआ। वहाँ हमने मोहल्ले में पूछ की तो बता रहे कि हमने तो किवाड़ खोल के बाहर जब आए, जब वो आवाज़ आई। वह दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने नरेला में व्यापारी से लूटपाट की कोशिश की और लूटपाट के दौरान बंदूक की बट मारकर व्यापारी को घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक ललित मित्तल नाम के व्यापारी का ग्राहक सेवा केंद्र है, जिसमें मनी एक्सचेंज जैसे काम होते हैं। 3 लड़के अचानक से उनके ऑफिस में आए और फोन पे से पैसे ट्रांसफर करवाने के बहाने उनसे लूटपाट की कोशिश करने लगे।
बैठा हुआ था नहीं तो मुझे आवाज़ आने लगी, रोने वगैरह की, चिल्ली वगैरह की, तो मैं आया तो वो भाग गए 3 जने थे। तो क्या कितने बदमाश थे? 3 बदमाश थे। तो कितने की लूट हुई है ये नहीं पता। अभी पता नहीं चल पाया। उनको बता रहे कि चोट भी आई है। हाँ, चोट लगी। क्या बंदूक के बट से मारा उनको? यहाँ पे ये भाई है ललित मित्तल जिनकी दुकान है ग्राहक सेवा समिति केंद्र, तो ये पैसों का लेन देन करता है। तो वो 3 चोर आए थे मोटरसाइकिल पे, उन्होंने अंदर घुसे, उसके सर पे बट मारा, उसे लूटपाट की कोशिश की। ये नहीं पता लूटपाट। वहीं राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने एक ऑटो लिफ्टर और 2 लुटेरों को धर दबोचा। बदमाशों के कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन, 2 स्कूटी सहित एक बाइक भी जब्त की गई है। वहीं दिल्ली के बुराड़ी थाने की पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 41 पेटियों में 2050 शराब के क्वार्टर और शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर दिल्ली के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने एक ऑटो लिफ्टर और 2 लुटेरों को धर दबोचा है। बदमाशों के कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन, 2 स्कूटी सहित एक बाइक भी जब्त की गई है। वहीं पकड़े गए बदमाश पहले भी कई वारदात में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एटीएस की टीम ने एक भोलूराज तिवारी इसको अरेस्ट किया है और सब्सिक्वेंटली इससे चेकिंग के दौरान एक कंट्री मेड पिस्टल और एक लाइव कार्टेज बरामद हुआ है। इसका एक एसोसिएट राहुल, उसकी भी तलाश जारी है और इन्होंने इलिसिट लिकर की सप्लाई करने के लिए और सब्सिक्वेंटली अपने आप को अगर कोई परेशानी साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।